हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2012 में पूछे गए दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नोत्तर। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नोत्तर के विषय में जो है वो हम लोग व्याख्या करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं समरी से कि 2012 में जो है वो कौन कौन सा समरी जो है वो पूछा गया है। तो 2012 में बच्चों जो पूछा गया समरी है वो आपके समक्ष है। सबसे पहला जो समरी पूछा गया था वो पूछा गया था 10 सोल्जर का। ज्यादा समय न लेते हुए ये उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक्सप्लेन करते हैं। जो पहला समरी है 10 सोल्जर, उसको जो समरी है उसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। द सोल्जर इज अ वॉर सोनेट। जो सोल्जर है वो एक युद्ध की कविता है। सोनेट जो है वो एक टाइप ऑफ पोएम होता है जिसको गाया जाता है। सोनेट इज अ टाइप ऑफ पोएम व्हिच इज सिंग परफेक्टली, जिसे जो है वो मूल रूप से जो है वो गाया जा सकता है। तो द सोल्जर इज अ वॉर सोनेट, जो सोल्जर है वो एक युद्ध की कविता है। रिटन बाय द पोएट रूपर्ट ब्रूक, जो लिखा गया है किसके द्वारा? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। द पोएम हैज अ पैट्रियोटिक अप्रोच, और जो कविता है उसमें देशभक्ति की भावना है। किस चीज की भावना है? तो जो कविता है उसके अंदर जो है वह देशभक्ति की भावना है। द पोएम हैज अ पैट्रियोटिक अप्रोच, अर्थात कविता के अंदर जो है वह देशभक्ति की भावना है। द थॉट्स ऑफ अ सोल्जर, एक सैनिक के जो विचार हैं। द थॉट्स ऑफ अ सोल्जर, एक सैनिक के जो विचार हैं टुवर्ड्स हिज मदरलैंड, अपनी मातृभूमि के प्रति। विद हिज इमिनेंस डिजायर, वह उसका अद्वितीय इच्छा है। टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ, कि वह अपने जीवन को समर्पित कर दे। इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द पोएम, और यह इस कविता में प्रदर्शित भी होता है। एक सोल्जर का यह इच्छा होता है कि वह अपने आप को, वह अपनी आत्मा को जो है वह अपने शरीर को जो है अपने राष्ट्र के लिए समर्पित कर दे, और ऐसी भावना इस कविता में दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे सेकंड पैराग्राफ जो है कि द पोएट एडमायर्स इंग्लैंड, जो कवि हैं वह इंग्लैंड का जो है वह क्या करते हैं? तो एडमायर्स करते हैं, इंग्लैंड की खूब व्याख्या करते हैं। एंड एक्सप्रेसेस, और व्यक्त करते हैं हिज ग्रेटिट्यूड, अपने समर्पण को, टू इट, अपने इस राष्ट्र के लिए, इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड के लिए अपने इस ग्रेटिट्यूड को, समर्पण को वह प्रदर्शित करते हैं। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट सम फॉरेन लैंड, जो कवि है वह डिस्क्राइब करते हैं, व्याख्या करते हैं अबाउट सम फॉरेन लैंड, कुछ विदेशी सरजमीन के बारे में। विच इज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, जो कि क्या है? तो जो इंग्लैंड का पार्ट है। एंड ऑन विच ही विल बी ब्यूरिड, और वह भूमि जहां इन्हें दफनाया जाएगा। आफ्टर हिज डेथ, इनकी मृत्यु के बाद। ऐसी भूमि का भी जिक्र करते हैं जहां मृत्यु के बाद इन्हें ब्यूरिड कर दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। He wants a peaceful country, वह चाहते हैं शांतिपूर्वक देश, शांत होना चाहिए देश। There will be no war, वहाँ कोई युद्ध नहीं होना चाहिए। तो he wants a peaceful country, वह चाहते हैं एक शांतिपूर्ण जो है वह देश। And there would be no war, और वहाँ कोई युद्ध न हो between the two countries, दो देशों के बीच में। According to him, इनके अनुसार the surroundings of England is just like heaven, इंग्लैंड के चारों तरफ का जो माहौल है वह एकदम स्वर्ग के समान है। एज ही सेड, जैसा कि वह कहते हैं, अंडर एन इंग्लिश हेवन, यानी इंग्लिश हेवन के अधीन ही जो है यह मरना चाहते हैं। इंग्लिश स्वर्ग के अंतर्गत, अर्थात इंग्लैंड को स्वर्ग का दर्जा देते हैं और कहते हैं कि अंडर एन इंग्लिश हेवन, यानी अंडर एन इंग्लिश हेवन में जो इन्हें मिला है वह कहीं नहीं मिला है। इंग्लैंड जैसे स्वर्ग में जो इन्हें मिला है वह कहीं नहीं मिला है। तो क्या मिला है? तो फ्लावर्स टू लव, पुष्प मिले हैं प्रेम करने के लिए। वेज टू रोम, राहें मिली है भटकने के लिए। रिवर्स टू बाथ, नदियां मिली है नहाने के लिए। सन्स फॉर ब्लेसिंग, सूर्य मिला किसके लिए? आशीर्वाद देने के लिए। तो ये सारी चीजें अंडर एन इंग्लिश हेवन के अंतर्गत मिली है, इसकी यह व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे टू ऑटम, ये भी जो है वह 2012 में पूछा गया समरी है। टू ऑटम, टू ऑटम जो है जॉन किट्स ने लिखा है। इसका भी समरी देख लेते हैं। बहुत ही कम समय में जो है वो आज समरी की व्याख्या करेंगे इस वीडियो में, बाकी अगले वीडियो में जो है वो क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। तब तक आप इतना तैयार कीजिएगा। जॉन किट्स वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, जॉन किट्स जो है वह प्राकृतिक प्रेमी है, महानतम प्राकृतिक प्रेमी है। इन द पोएम, कविता में, और टू ऑटम, पतझड़ की लय नामक कविता में, ही डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक,
वह व्याख्या करते हैं और चरित्रों को बताते हैं स्पिरिट ऑफ ऑटम, ऑटम के स्पिरिट, ऑटम के गुणों की व्याख्या करते हैं, पतझड़ के गुणों की व्याख्या करते हैं और उसके सुंदरता की व्याख्या करते हैं और उसके चरित्र की व्याख्या करते हैं। इन सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, एक विस्मरणीय चित्रों की श्रृंखला के द्वारा, एक मेमोरेबल पिक्चर की सीरीज के द्वारा, एक विस्मरणीय चित्रों की श्रृंखला के द्वारा वो क्या करते हैं, तो एक विस्मरणीय चित्रों की श्रृंखला के द्वारा वो व्याख्या करते हैं किस चीज का, तो श्रृंखला का एक जो है वो व्याख्या करते हैं सुंदरता का और उसके गुणों का और उसके स्पिरिट का, किसके, ऑटम के। तो ही डिस्क्राइब द ब्यूटी, वह व्याख्या करते हैं सुंदरता का एंड कैरेक्टरिस्टिक और गुणों का स्पिरिट ऑफ ऑटम, ऑटम की इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, जो कि एक सीरीज बना देता है, जो कि एक श्रृंखला बना देता है विस्मरणीय चित्रों का। देयर ही रिवील्स द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, यहाँ वह बताते हैं सुंदरता के सिद्धांत को इन नेचर, प्रकृति में, इन द ऑटम, ऑटम के द्वारा यानी पतझड़ में जो जो सुंदरता है उसको वह बतलाते हैं। न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज, नई नई पत्तियां और नए नए फल जो है वह लग जाते हैं और बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं ऑन ट्री, पेड़ों पर। देयर इज नाइदर हीट ऑफ समर, न तो जो है वह ग्रीष्म काल की गर्मी है, नॉर बिटरली कोल्डनेस ऑफ विंटर, और न तो ठंडे का जो है वह, न तो जो विंटर है, न तो जो शीत ऋतु है उसका जो है वह ठंडापन है। यानी इस ऑटम में, इस पतझड़ में न तो गर्माहट ज्यादा होती है गर्मी की तरह और न तो शीत ऋतु की तरह जो है वह सबसे ज्यादा जो है वह ठंड पड़ती है। ऐसा कौन बताते हैं, जॉन किट्स बताते हैं। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, जो प्राकृतिक होता है वह काफी सुंदर दिखता है एवरीवेयर, हर जगह। वाइंड ब्लोज फ्रेंडली, जो हवाएं हैं वह मित्रवत जो है वह बहा करती हैं, यानी सिगरन भरी हवाएं जो है वह केवल बहती हैं, ज्यादा ठंड नहीं लगता है, अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं। बर्ड्स सिंग्स इन अ फाइन टोन, और जो बर्ड्स होती हैं वह एक निश्चित लय में गीत गाती हैं। पीपुल आर हैप्पी, जो लोग होते हैं वह खुश होते हैं। They can do their work easily in this season, और वह अपने कार्य को इस ऋतु में, इस सीजन में आसानी से करते हैं। उन्हें न तो गर्मी लगता है और न तो ठंडा लगता है। So they can do their work easily in this season, इसलिए वो इस सीजन में अपना काम जो होता है वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं। मोस्टली they have good health, और इसी वजह से इस सीजन में उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है। It makes a person perfect, और यही सीजन जो होता है वो पर्सन को परफेक्ट बना देता है, पूर्ण बना देता है। The sun conspires with the autumn silently, और जो सन है वह ऑटम के साथ, पतझड़ ऋतु के साथ साइलेंटली जो है वो कंस्पायर करता है, षड्यंत्र रचता है। It rays make the fruit fleshy, और सूर्य की किरणें जो है वह फ्रूट को फ्लेसी बना देती है, रसदार बना देती है। फैट एंड टेस्टी, गूदेदार बना देती है और स्वादिष्ट बना देती है। सूर्य क्या करता है, तो सूर्य जो है वो ऑटम के साथ कंस्पायर करता है, सूर्य जो है वो पतझड़ के साथ षड्यंत्र रचता है, और सूर्य की किरणें षड्यंत्र जब रच देता है तो सूर्य की किरणें जो फल लगे हुए हैं उन पर अपनी सूर्य की किरणें जो होती है वो डाल देता है सूर्य, और तत्पश्चात जो फ्रूट होता है वो फ्लेसी हो जाता है, रसदार हो जाता है, गूदेदार हो जाता है, फैट हो जाता है एंड टेस्टी, और स्वादिष्ट हो जाता है। एवरीवेयर इन द नेचर, प्राकृतिक में हर जगह रिमेन्स क्लीन एंड कूल, हर जगह जो है वह मितव्ययता छाई रहती है और कूल होता है, यानी ठंडा जो है वह शांत माहौल होता है। ये और जो ऑटम का जो है वो हमने समरी देखा। नेक्स्ट जो 2012 में पूछा गया समरी है बच्चों, वो किसका है, तो वो है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, मैकेविटी रहस्यमय बिल्ली, जो लिखा गया था किसके द्वारा, थॉमस स्ट्रिंग्स इलियट के द्वारा, टी.एस. इलियट के द्वारा। तो इसका भी जो है वो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो 2012 में पूछा गया समरी है उसका टोटल जो है वो एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। तो द पोएट थॉमस स्ट्रेंस इलियट, जो पोएट है टी.एस. इलियट, थॉमस स्ट्रेंस इलियट हैज कंपोज्ड मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, उन्होंने मैकेविटी द मिस्ट्री कैट को कंपोज किया है, लिखा है। विच इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज टेम कैट, जो कि डिस्क्रिप्शन है, जो कि विवरण है उनके धूर्त बिल्ली का, उनके टेम कैट का। ही टेल्स दैट, वह कहते हैं कि हिज कैट इज वेरी क्लेवर, कि उनकी जो बिल्ली है वह बहुत ज्यादा चतुर है। इट मतलब कैट, कैट इज वेरी टॉल एंड थिन, जो बिल्ली है वह काफी लंबी है और पतली है। वैसे इस बिल्ली की तुलना उन्होंने किससे की है, क्रिमिनल से की है, जो कि बफलमेंट ऑफ कहाँ का बना है, तो स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस का जो है वो सरदर्द बना हुआ है।
तो उसका जो तुलना है उन्होंने अपने टेम कैट से किया है। तो ये कहते हैं कि इट इज वेरी टॉल एंड थिन। हम बोलेंगे कैट, आपको समझना है क्रिमिनल। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा कि इट यानी कैट इज वेरी टॉल एंड थिन, वह जो है वो लंबा है और पतला है। इट इज कॉल्ड हिडन पॉ, और यह जो है वो कहा जाता है छुपा रुस्तम, ड्यू टू इट्स स्मार्टनेस, अपने स्मार्टनेस के चलते वह छुपा रुस्तम कहलाता है। इट्स पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, और इसकी जो शक्तियां हैं STAIRE, तो इसकी जो शक्तियां है वह एक फकीर को भी जो है वह चकित कर देती है गायब होने की। इसके गायब होने की शक्तियां, पावर ऑफ लेविटेशन मेक्स अ फकीर स्टेयर, वह एक फकीर को भी चकित कर देती है। इट ऑलवेज डू क्राइम्स, वह हमेशा जो है वो अपराध करती है। सच एज ड्रिंकिंग मिल्क, जैसे कि वह दूध पी जाती है। ब्रेकिंग ग्लास, ग्लास को तोड़ देती है, शीशा को तोड़ देती है। इट गोज एवरीवेयर, वह कहीं भी चली जाती है। फियरलेसली, बिना भय के चली जाती है। इन अ मिस्टीरियस वे, रहस्यमयी रास्तों से। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि व्हेन इट डज क्राइम, जब वह क्राइम कर देती है, नेवर रिमेन्स देयर, तो फिर वह वहां नहीं प्राप्त होती है, वह वहां नहीं दिखती है। अर्थात अपराधी अपराध करने के बाद वहां से गायब हो जाता है। इट चीट्स एवरीवन, वह सबको धोखा दे देती है। बट नेवर लीव्स एनीथिंग बैक, लेकिन कुछ भी पीछे वह छोड़ती नहीं है, कोई भी सबूत वह पीछे नहीं छोड़ती है। इट्स नॉट लाइक अदर कैट्स, वह अन्य कैट्स की तरह नहीं है, वह अन्य अपराधियों की तरह नहीं है। इट इज अ स्मार्ट कैट, बल्कि वह एक स्मार्ट कैट है, वह एक दक्ष बिल्ली है। एंड इट डज ऑलवेज मिस्टीरियस थिंग्स, और वह हमेशा ही रहस्यमयी चीजों को करती है। इट ऑलवेज डिड मिस्टेक्स, वह हमेशा ही गलतियों को करती है। एंड क्राइम, और अपराध को करती है। बट नेवर बी प्रेजेंटेड देयर, लेकिन वह वहां उपस्थित नहीं होती। अपराध करती है, गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। इट अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, वह सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। इट अट्रैक्ट्स द पोएट फ्रॉम इट्स पर्सनालिटी, और वह अपनी पर्सनालिटी से जो है वो पोएट को अट्रैक्ट करती है। अपने पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व से वह कवि को भी जो है वह T.S. Eliot को भी जो है वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। नो अदर कैट इज लाइक मैकेविटी, कोई अन्य बिल्ली मैकेविटी की तरह नहीं है। इट इज अ लाइट पोएम कंपोज्ड इन अ हिस्टैरिकल रिदम, यह बहुत ही साधारण कविता है जो कि एक रहस्यमय तरीके से हिस्टैरिकल रिदम में जो है वह इसे लिखा गया है। हिस्टैरिकल रिदम का मतलब कि विस्मयकारी जो है वह भाव के साथ इसे लिखा गया है, लय के साथ लिखा गया है कि देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी मैकेविटी, तुम्हारी तरह कोई नहीं है मैकेविटी। ये रिदम था इसका, जब हम पोएम पढ़ रहे थे तो मैंने पढ़ करके सुनाया था। नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे अगला, जो कि ये भी 2012 में ही पूछा गया है, और ये है 2012 में पूछा गया प्रश्न समरी में फायर है जो है वह लिखा गया है KKN दारूवाला के द्वारा, है ना, KKN दारूवाला के द्वारा। देखते हैं इसका समरी क्या होगा। बहुत ही कम समय लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको इसे तैयार करना है। क्लियर है? देखते हैं। द पोएम फायर इज कंपोज्ड बाय द पोएट KKN दारूवाला। जो कविता है फायर वह कंपोज की गई है किसके द्वारा? तो KKN दारूवाला के द्वारा यह कंपोज की गई है। हु इज द रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो कि साहित्य अकेडमी अवार्ड को प्राप्त किए हुए हैं। कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड, और उन्हें कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ही रोट पोएम्स इन अ टोटली इम्प्रेशनेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज। ही रोट पोएम्स, वह कविताओं को लिखा करते हैं इन अ टोटली इम्प्रेशनेटिक रिकॉर्डिंग्स। इम्प्रेशनेटिक रिकॉर्डिंग का मतलब कि प्रभावकारी दृश्यों के साथ वह कविताओं को लिखा करते हैं। ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स, यानी विषयवाद को आधार बना करके लिखा करते हैं। इन दिस पोएम ही टेल्स अस, इस कविता में वह हमसे कहते हैं, हम लोगों से कहते हैं, अबाउट अ बर्निंग घाट, एक जलते हुए घाट के बारे में। क्या कहते हैं? तो द घाट वाज ऑलमोस्ट बर्न, जो घाट है वह जल चुका है, यानी घाट पर जो डेड बॉडी जल रहा है वह पूरा जल चुका है। बट सम पोर्शन ऑफ इट वाज हाफ बर्न, पर कुछ शरीर का जो अंग है वह आधा जला हुआ है। रेड लाइट शोड देयर वे, और लाल लाल प्रकाश जो है वह अपना रूप दिखा चुकी है। अर्थात यहाँ लाल लाल प्रकाश था, वह अंग पूरा जल चुका है। द स्काई सीम्ड लाइक अ रेड बॉल, और जो आसमान है वह एकदम लाल बॉल की तरह
तरह दिखाई पड़ रहा है, लाल गेंद की तरह दिखाई पड़ रहा है। द स्काई वॉज फुल ऑफ स्मोक, जो आकाश है वह पूरा धुएं से भरा हुआ है। विच केम आउट फ्रॉम द फायर, जो धुआं उस आग से होकर के ऊपर उठा है। मेनी एनिमल्स वर किल्ड एंड सम ऑफ देम वर हाफ कुक्ड, बहुत सारे जानवर तो वहां मरे ही पड़े हैं घाट पर किनारे जो है वो जानवर पड़ जाते हैं जब नदी में फेंक दिए जाते हैं। बट सम ऑफ देम वर हाफ कुक्ड, लेकिन कुछ जो है वहां पर मनुष्य का जो डेड बॉडी है वो आधा जला हुआ है। द स्मोक स्वैलोड एवरीथिंग, जो स्मोक है वह सबको तबाह कर चुकी है। एट लास्ट इट टर्न्ड इनटू एशेज, और अंत में वह राख में बदल चुकी है, अर्थात आग जल करके अब राख में बदल चुकी है। जो भी उसके चपेट में आया उसको उसने जला दिया। Which were grey in color, और अब वह राख का जो रंग है वह ग्रे कलर में हो गया है। The poet says that, कवि कहते हैं कि he will never forget this fire, वह इस आग को कभी नहीं भूलेंगे। He further adds that, वह पुनः जोड़ते हैं कि he had not witnessed such huge fire, he had not witnessed, वह गवाह नहीं होंगे इस तरह के एक आग का for the last 20 years, अंतिम 20 सालों तक। When he consigned his firstborn baby, जब वह अपने पहले बच्चे को जो है वह समर्पित कर देते हैं to the flames, आग की लपटों में। He says that, तो वह कहते हैं कि he might have committed some mistake, कि उन्होंने कुछ गलती कर दी है। So he begged apology for the same, इसीलिए वह आग से क्या करते हैं, माफी मांगते हैं कि मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। He did such things, उन्होंने वो चीज किया for which he is really very sorry, जिसके लिए वो काफी सॉरी महसूस कर रहे थे, क्योंकि ये थे पार्शियल, लेकिन हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को आग के हवाले कर दिया। क्यों? क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो था वो 100 माइल्स दूर था, सैकड़ों मील दूर था, तो इन्होंने अपने बच्चे को आग की लपटों में कंसाइन कर दिया, समर्पित कर दिया। द पोएट आल्सो शोज हिज हाफ बर्न्ड फिंगर्स, जो कवि हैं वह हमें वह दिखाते हैं आग जली हुई अंगुलियों को। दिस वाज द फायर, यह आग ही थी, which destroy everything, जिसने सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसने सब चीजों को बर्बाद कर दिया। अब जो है यहाँ पर दिया गया है कि मैच द पोएट्स गिवन इन लिस्ट ए विद एप्रोप्रिएट टाइटल्स फ्रॉम लिस्ट बी, यानी एप्रोप्रिएट टाइटल जो दिया गया है बी में उसके साथ मैच कर रहा है। तो वॉल्टर डे ला मेयर ने जो है वो क्या लिखा है, तो वॉल्टर डे ला मेयर ने जो है वो एन एपिटाफ को लिखा है, करेक्ट आंसर है। जॉन किट्स ने क्या लिखा है, तो जॉन किट्स ने जो है वो टू ऑटम लिखा है। नेक्स्ट जो है वो है रूपर्ट ब्रोकी ने क्या लिखा है, तो द सोल्जर चैप्टर को लिखा है। केकेएन दारूवाला ने क्या लिखा है, तो फायर हेवन को लिखा है। और वाल्ट व्हाइटमैन ने क्या लिखा है, तो सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ को लिखा है। बार बार कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हो ना, राइटर और लेसन नेम, ये आता है, आप इसको बढ़िया से याद कर लेना बच्चा, रिक्वेस्ट है आपसे। और ये जो है वो 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का प्रोज में आएगा और 5 नंबर का पोएट्री में आएगा। समरी जो पढ़ा हमने वो भी 5 नंबर का आएगा। इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने 10 नंबर की तैयारी कर ली। टाइप ऑफ मोड हमने समझ लिया कि एग्जाम में जो है वो समरी आएगा और क्या आएगा, तो चैप्टर नेम आएगा और राइटर नेम आएगा। ये कंपलसरी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी इसके आगे भी और भी क्वेश्चंस है, उसको हम लोग देखेंगे अगले जो है वो वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कहां पर आपको समझ में नहीं आया, या हो सके तो अपना नाम जरूर मेंशन कीजिए ताकि पता चल सके कि कौन कौन विद्यार्थी जो है उस वीडियो को देख रहा है और लाभान्वित हो रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।